बच्चों चैप्टर हमारा ग्रेविटेशन है और इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। और सेकंड पार्ट में हमें जो पढ़ना है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या है देख लो। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। मीन्स यूनिवर्स में अगर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स। एक फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करता है। और उस फोर्स को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, क्या बोलते हैं उस फोर्स को? हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो जो फोर्स होता है वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। वो फोर्स जो है मासेज के m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब होता है बाई में, नीचे की तरफ आना, ठीक है। और डायरेक्टली का मतलब ऊपर, ठीक है। ये फोर्स होता है और इसी फोर्स से हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट। एक ऑब्जेक्ट ए है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। ये ए है, ये बी है। ये दोनों ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में है, ठीक ना। यूनिवर्स के ये दोनों ऑब्जेक्ट है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इनके सेंटर के बीच, इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच ये फोर्स लगेगा। मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट 1 के सेंटर से ऑब्जेक्ट बी के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको अगर हम लोग d मान लें तो हमारा जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। इसको हम लोग फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दी है। और ये फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली माने 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच जो डिस्टेंस दिया उस डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग मिलाएंगे, है ना, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग मिलाएंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर। अब हमें मालूम है ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है इसको हटाते हैं तो इक्वल टू आता है। और जब इक्वल टू आता है तो हम लोग कोई कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल जी, है ना, कैपिटल जी। बाकी चीज़ें वही रहेंगी, m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर। तो ये है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला। मतलब देखो ये जो फोर्स है ये दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही जो है इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखना था हमें। यहाँ पर जो हमें जी मिला था ये हमारा फार्मूला था ना, जी m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर। इसमें ये जो g है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, है ना, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो ये g है, ठीक है। और g की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो देख लो यहाँ से ये बाई में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, यानी f इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी डॉट m1 इंटू m2, ठीक है। अब g की वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा बाई में जाएगा, है ना। तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ है f इंटू डी स्क्वायर बाई m1 m2। ये g का फार्मूला होगा, है ना, g का ये फार्मूला होगा। और g क्या है? g एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं। तो g का ये जो फार्मूला हमें मिल गया, इस फार्मूले की मदद से हम g की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। फिलहाल तो पहले देखो g का
यूनिट क्या होता है। तो जी की यूनिट निकालनी है तो सबकी यूनिट लिख दो। फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है ना, न्यूटन होती है। डी माने डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर होगा, बाई ये m1 भी kg में होगा, m2 भी kg में होगा। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जी की यूनिट होगी न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर, है ना, ये इसकी यूनिट होगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी निकाली जाती है। इसकी वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है और इसकी वैल्यू है जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यूनिट तो हम -11 है ये, ठीक है। और इसकी यूनिट तो हमें मालूम ही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये जी की यूनिट होती है। ठीक है, अब इसके बाद देख लेंगे कि ये जो जी है इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जी का इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिया गया है। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिना विच वेयर बिलीव टू बी अनकनेक्टेड, जैसे द फोर्स दैट बाइंड अर्थ टू द अर्थ, ये हमारा अर्थ है, ये ऊपर का एटमॉस्फेयर है। हम अर्थ से क्यों जुड़े हुए हैं, कोई चीज़ जो है ऊपर जाती है तो अर्थ पे ही क्यों आती है, ड्यू टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड क्या है, द मोशन ऑफ द मून, मून है, मान लो ये अर्थ है, इसके चारों तरफ ये मून मूव कर रहा है, तो क्यों मूव कर रहा है, ड्यू टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी के थ्रू। फिर मोशन ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट सन के चारों तरफ क्यों घूमते हैं, इसका आंसर भी वही है, द टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन, मून और सन की वजह से जो टाइड बनते हैं, लो टाइड हाई टाइड, कभी डिटेल में बताएंगे लो टाइड हाई टाइड कैसे आता है। ठीक है, तो यही है, इसको समझ लो अच्छे से, बहुत इजी है। अब इसमें कुछ मैं असाइनमेंट दूंगा और पहला जो असाइनमेंट है वो क्या है कि आपको बताना है व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आपको बताना है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between the center of two masses, ये है। ठीक है, सेकेंड आपको बताना है डिराइव द फार्मूला, आपको फार्मूला डिराइव करना है F = m1 × m2 बाई डी स्क्वायर, ये फार्मूला डिराइव करना है। तीसरा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एप्लीकेशन क्या है, तो मैंने ऊपर अभी बताया कि ड्यू टू दिस लो टाइड हाई टाइड, ड्यू टू दिस मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ड्यू टू दिस वी बाइंड टू द अर्थ, ड्यू टू दिस ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, तो ये सारे रीजन है, असाइनमेंट है।